सभी का स्वागत है। आज हम डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मेरे कॉलेज के विद्यार्थी तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अन्य स्थानों पर बैठे हैं उनको मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील दत्त शुक्ला है और मैं मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में जंतु विज्ञान पढ़ता और पढ़ाता हूं। आज जो विषय दिया गया है हमको डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए मूलतः न्यूक्लिक एसिड्स का भाग है। और न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाले पदार्थ हैं। उनको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, केंद्रक में पाए जाते हैं और थोड़ा उनका एसिडिक नेचर होता है, इसलिए उनको हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। मूलतः न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो प्रकार के हैं, एक को हम आरएनए और दूसरे को हम डीएनए कहते हैं। आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों मूलतः बहुलक होते हैं उनके मोनोमर्स के, और उन मोनोमर्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। किसी भी न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो उसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक कहलाता है नाइट्रोजनी क्षार, जिसको नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, दूसरा कहलाता है पेंटोज शुगर या शर्करा, और तीसरा जो होता है फॉस्फेट। नाइट्रोजनी क्षार की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा कहलाता है पायरिमिडीन। पेंटोज शुगर मूलतः राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में विभाजित है। राइबोज आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज जो है वह डीएनए में पाया जाता है। और फॉस्फेट्स की बात करें तो फॉस्फेट जो है मूलतः फास्फोरिक अम्ल होता है, जो कि डीएनए या आरएनए के साथ में जुड़ा हुआ होता है। शर्करा की अगर हम बात करते हैं तो हमने जैसा कहा कि दो तरीके की शर्करा पाई जाती है, एक डीऑक्सीराइबोज और दूसरी राइबोज। राइबोज जो है वो आरएनए का भाग है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए का भाग है। दोनों में मूलतः अंतर जो पाया जाता है वह अंतर जो है वह इसके अंदर पाए जाने वाले दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह का है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह की बात करते हैं तो राइबोज शर्करा जो है उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज में यह समूह जो है वो नहीं होता है। डीऑक्सीराइबोज में यह समूह नहीं होता और इस कारण से डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के कारण जो डीएनए और आरएनए बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। और वो चेंज किस कारण से आता है उन सारी चीजों को भी हम जानेंगे, लेकिन मूलतः एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि यहाँ जो चेंज आता है वो उनकी स्टेबिलिटी के अंदर आता है कि दोनों में से कौन सा स्टेबल है और क्यों स्टेबल है। वो सिर्फ दूसरे कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह और हाइड्रोजन समूह के कारण आता है और पांच तरीके के पांच कार्बन उनमें पाए जाते हैं। जो हमने नाइट्रोजनी क्षार कहे थे, तो नाइट्रोजनी क्षार जैसा हमने कहा था कि मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है प्यूरिन और दूसरा कहलाता है पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन की अगर हम बात करें तो दोनों तरीके के जो कंपाउंड हैं, चाहे प्यूरिन है चाहे पायरिमिडीन है, वो हेट्रोसाइक्लिक समूह के सदस्य हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक समूह क्या होता है? अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास दो तरीके के चक्रीय यौगिक होते हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, जिसमें कि 6 जो पोजीशन है उन 6 पोजीशन पे कार्बन उपस्थित होता है। लेकिन अगर हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक में उन 6 पोजीशन में से 1, 2 या 3 पोजीशन पे जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर उपस्थित हो सकता है। पायरिमिडीन की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 मेंबर का सिंगल रिंग कंपाउंड है, जिसमें 2 जगह नाइट्रोजन पाया जाता है, पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे। प्यूरिन्स की अगर हम बात करें तो प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर रिंग कंपाउंड है, जिसमें कि हमारे पास 4 जगह नाइट्रोजन पाया जाता है, पहले, तीसरे, 7वें और 9वें कार्बन पे हमारे पास नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये ही जो है ये मिलके आगे की तरफ हमारे पास दो तरीके के नाइट्रोजनी क्षार बनाते हैं। और प्यूरिन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्यूरिन्स में दो तरीके के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एक कहलाता है एडिनिन और दूसरा कहलाता है ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन की जब हम बात करते हैं तो मूलतः एडिनिन और ग्वानिन में जो है फर्क जो हमारे पास आता है, बेसिकली दिस जो कि हमारा छठा कार्बन है और ग्वानिन में जो छठा कार्बन है उस पर फर्क आता है कि जो छठा कार्बन है उसके ऊपर ग्वानिन में हमारे पास ऑक्सीजन होता है और इसमें एडिनिन में हमारे पास अमीनो समूह साथ में जुड़ा होता है। इसी तरीके से अगर हम पिरिमिडीन्स की बात करें तो पिरिमिडीन्स में भी जो फर्क आ रहा है दैट इज ऑन द 4th कार्बन। साइटोसिन की अगर हम बात करते हैं तो साइटोसिन में हमारे पास अमीनो समूह है, यूरोसिल में हमारे पास ऑक्सीजन पाया जाता है और थायमिन की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द 5th कार्बन वी हैव द मिथाइल ग्रुप विच इज एसोसिएटेड विद द 5th कार्बन। यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो 5 तरीके के नाइट्रोजनी क्षार है उनका वितरण जो है वो डीएनए और आरएनए में अलग अलग होता है। डीएनए में जो हमारे पास पाया जाता है उसमें एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल
पाया जाता है। तो ये इसके अंदर फर्क आता है दोनों में, प्यूरिन और पिरिमिडीन के साथ। अब जो हमने कहा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे पास इसके मोनोमर कहलाते हैं, एक एक कहलाते हैं, और एक एक करके जितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, तो वो एक एक करके जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं तो वो बहुलक का निर्माण करते हैं या पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो है हमारा वो कहलाता है शुगर, दूसरा कहलाता है नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा कहलाता है फास्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह। यदि शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार साथ में हो तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर तीनों चीजें हों, शर्करा, क्षार और नाइट्रोजनी बेस अगर हमारे साथ में हो तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का या आरएनए का। यहां पे पांचवें कार्बन से, कि जब भी हम बात करते हैं डीएनए या आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा कार्बन जो है, उस पांचवें कार्बन से फास्फोरिक अम्ल जो है वो जुड़ा होता है। कि अगर हम इस डीएनए में इस न्यूक्लियोटाइड में बात करें तो इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास पहला कार्बन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन है, और इस पांचवें कार्बन के साथ में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो ये जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ में। इसी तरीके से इसके पहले कार्बन पे कोई भी एक नाइट्रोजनी क्षार, चाहे वो प्यूरिन फैमिली का हो चाहे वो पिरिमिडीन फैमिली का हो, वो इसके साथ में आके जुड़ सकता है। और चूंकि वो यहाँ पे बंध बना रहा है शुगर के साथ में, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजनी क्षार के साथ में बनता है। न्यूक्लियोटाइड जो है उनको हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। यहां भी मैंने यही कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड जो है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो बनता है। इसी जगह हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे जो भी प्यूरिन या पायरिमिडीन है उसके पहले अणु जो कि नाइट्रोजन है, और उसके साथ में पहले कार्बन पे इसका योगदान होता है, और ये जो बंध बनता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि राइबो शुगर के साथ में हमने यहाँ पे दिखा रखा है। और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो हमारा साइटोसिन है। अगर हम चारों की बात करें तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड और पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस तरीके से दिखते हैं, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमने यहाँ दिखा रखे हैं। पहला वाला जो है दैट इज ऑफ एडिनिन, जिसको कि हम डीऑक्सी एडिनोसिन 5 फॉस्फेट कहते हैं, 5 प्राइम फॉस्फेट कहते हैं। दूसरा जो है डीऑक्सी गुआनोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट। चौथा जो पिरिमिडीन के साथ में, तीसरे जो पिरिमिडीन के साथ में है हमारे, दैट इज डीऑक्सी सिटिडीन 5 प्राइम फॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन 5 प्राइम फॉस्फेट। ये सारे जो हैं ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। इनके जैसे मैं नाम ले चुका हूं सारे, कि एडिनिन के साथ बन रहा है तो न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो एडिनोसिन कहलाएगा, और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो 2 प्राइम डीऑक्सी एडिनोसिन कहलाएगा। सेम विद गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन के साथ में सामान्यतः न्यूक्लियोसाइड नहीं पाया जाता है। सर्टेन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी के रूप में काम करते हैं, और उसमें सबसे प्रमुख जो है जिसको कि हम एटीपी के नाम से जाते हैं। और एटीपी में न्यूक्लियोटाइड में फर्क ये आता है कि जहां हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड बना, जिसमें कि हम कहते हैं कि एक फास्फेट समूह उसके साथ में जुड़ा हुआ है, एक फास्फेट समूह के साथ में 2 एडिशनल फास्फेट समूह और जुड़ जाते हैं तो वो कहलाने लग जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी एक फास्फेट टूटता जाता है, क्रमबद्ध रूप में उसमें से फास्फेट टूटते हैं, तो उसमें से ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल जाता है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, या जिसको हम डाइफॉस्फेट कहते हैं। और वो डाइफॉस्फेट जो है जैसे ही बॉन्ड टूटता है तो उसमें से ऊर्जा रिलीज होती है, और जब ऊर्जा रिलीज होती है तो वो ऊर्जा जो है कोशिका के किसी कार्य में, किसी भी कार्य में काम आ जाती है, और उसके बाद एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है और उससे भी एनर्जी रिलीज होती है। जितने तरीके के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स में से कुछ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो, या उनके व्युत्पन्न जो हैं या एनालॉग्स जो हैं, वो दवा के रूप में भी काम में आते हैं। उसमें से सबसे प्रमुख जो है उसकी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जिसको हम एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, जिसका कि शॉर्ट नेम जो है AZT। AZT जो है वो बड़ी पॉपुलर और बहुत इफेक्टिव दवा है HIV के इलाज के लिए। HIV का जो इलाज जो होता है वो AZT के द्वारा होता है। और इसी तरीके से और दूसरे तरीके के हमारे पास हैं ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हालांकि अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के लिए इतना काम का नहीं है जितना कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। हालांकि यहाँ कोशिश की है कि किस किस से हमारे पास क्या क्या बनते हैं।
बट इफ यू थिंक कि यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो मैं कहना चाह रहा हूं दैट इज राइबोवेरिन जो है, राइबोवेरिन भी जो है दैट इज ए न्यूक्लियोटाइड या एनालॉग ऑफ ग्वानोसिन, और वो ग्वानोसिन राइबोवेरिन भी जो है बड़ा काम में आता है कई जगह। अगर हम देखें कि ये न्यूक्लियोटाइड, जैसा हमने कहा था कि एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्रमबद्ध रूप में लगा रहता है, यहां हमने यही कोशिश की है दिखाने की कि डीएनए में जो है वो क्रमबद्ध रूप में एक एक न्यूक्लियोटाइड लगा रहता है। अगर हम यहां देखें तो वी हैव गॉट वन न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर की हमने कोशिश की ये बताने की कि जो बड़ा वाला बाहर वाला एरो है दैट इंक्लूड्स शुगर, दैट इंक्लूड्स फॉस्फेट एंड दैट इंक्लूड्स नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों मिलके जो है वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं और बाकी न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर रहे हैं। यहां एक चीज और ध्यान देने की है कि एक न्यूक्लियोटाइड से अगला न्यूक्लियोटाइड जो है वह डीएनए के 3 और 5वें कार्बन से बंध बनाता है। कि अगर हम यहां देखें कि जो डीएनए का शुगर का जो तीसरा और 5वां कार्बन है, 5वें कार्बन के साथ में हमारा फॉस्फेट जुड़ा रहता है, तो उसके अगले वाले कार्बन जो है वो तीसरा कार्बन होगा, उस तीसरे कार्बन के साथ में जुड़ा रहेगा और उसके आगे वाले से वो 5वें कार्बन से जुड़ा रहेगा। और यही चीज हमारे डीएनए की दिशा निर्धारण का काम करती है। और जब भी हम लिखते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो वो हम इसी कारण से लिखते हैं कि फास्फेट समूह या एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कार्बन के कौन से समूह से या कौन से नंबर से जुड़ा हुआ है। उसी के साथ में अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ डीएनए का स्टेबलाइजेशन जो है वो किस प्रकार से होता है कि डीएनए में अगर हम कहें तो ग्वानिन और साइटोसिन हमारे पास पाए जाते हैं, जो कि एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन है, और एडेनिन और थाइमिन पाए जाते हैं। और डीएनए में एडेनिन और थाइमिन ही साथ जुड़ेंगे और ग्वानिन और साइटोसिन साथ जुड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ जाए या ग्वानिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, वो आपस में एक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। और इस हाइड्रोजन बंध, यहाँ एडेनिन और थाइमिन का जब बंध बनता है तो एडेनिन थाइमिन के बंध में हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। जबकि हम यहां बात करें कि जो ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ेंगे तो उसमें 3 हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है और तीनों हाइड्रोजन बंध जो है वो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और यहाँ एडेनिन और थाइमिन के साथ में कहें तो ये 2 हाइड्रोजन बंध जो है वो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ये एक बॉल फिट मॉडल है, इंड्यूस फिट मॉडल जिसको कहते हैं, जिसमें कि डीएनए और लेकिन अंदर की तरफ जो हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं वो नहीं दिखा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें तो दिस इज अ रिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमको रहता है कि बॉन्ड्स जो है वो हमको विजिबल है कि कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। इट इज जस्ट फॉर समझने के लिए ये सारी चीजें होती है। अब जो मैंने कहा था कि आरएनए जो होता है दैट इज बेसिकली अ सिंगल स्ट्रैंडेड कंपाउंड, और डीएनए जो होता है उसको हम कहते हैं इट इज अ डबल हेलिक्स कंपाउंड। अब जब हम डबल हेलिक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जस्ट बिकॉज जैसा कि मैंने पहली वाली कहा था जब हमने शुगर की बात की थी, तो शुगर में हमने कहा था कि डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता, जबकि राइबोज में हाइड्रोक्सिल समूह होता है। और वो हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण राइबो शुगर या आरएनए में पाए जाने वाला शर्करा जो है वो अधिक क्रियाशील हो जाती है और वो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं कर सकती है। और दूसरा, अगर जब डीएनए होता है तो वो डबल हेलिक्स होने के कारण वो इजी मैकेनिज्म फॉर रेप्लिकेशन की, वो उसके रिप्लिकेशन के लिए ज्यादा सुविधा प्रदान करता है। तो इस कारण से डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि डीएनए जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज जिसमें डीएनए जो है वो एंटी पैरेलल होता है। लेकिन अगर हम कहें कि वो एंटी पैरेलल होता क्या है, तो एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि हमारे पास जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, कि अगर हम ऊपर वाले स्ट्रैंड में जाएं, इससे पहले वाली पिक्चर में जाएं जहां पे कि हमारे पास डीएनए था, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल चलते हैं। एंटी पैरेलल चलने से तात्पर्य ये है कि एक स्ट्रैंड जो है, हालांकि वो समांतर होते हैं, परंतु एक स्ट्रैंड जो है वो 5 से 3 की दिशा में और दूसरा जो है उसके ठीक विपरीत दिशा में चलता है। अगर वो पैरेलल होते तो पैरेलल होने से उनके मध्य में बंध बनना संभव नहीं होता। जो दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बंध बनता है, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बंध, जिसके लिए हमने कहा था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और थाइमिन और साइटोसिन के ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड अगर डीएनए पैरेलल है तो वो संभव नहीं होगा, लेकिन अगर वो एंटी पैरेलल है तो उन नाइट्रोजनी क्षार के मध्य में बंध बनना संभव होता है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एग्जैक्टली सेम चीज हमने यहां दर्शाने की कोशिश की है कि अगर डीएनए के स्ट्रैंड पैरेलल है
तो देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बिकॉज की दोनों की दिशा एक होने से वो आपस में बंध नहीं बना सकते। वो बंध बनाने के लिए उनको एंटी पैरेलल होना पड़ेगा, और जब एंटी पैरेलल की बात करते हैं हम, तो एक डीएनए सीधा 5 से 3 की दिशा में और दूसरा वाला जो होगा वो 3 से 5 की दिशा में काम करता है। और जब 3 से 5 की दिशा में काम करता है तो हमको जो रिक्वायर्ड बॉन्डिंग है, रिक्वायर्ड बॉन्डिंग कौन सी होती है? एडिनिन और थाइमिन के बीच की जो रिक्वायर्ड बॉन्डिंग होती है, वो एडिनिन और थाइमिन के बीच की रिक्वायर्ड बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है। और ये जो है ये बॉन्डिंग जैसी होती है तो ये डीएनए जो है उसको स्टेबलाइज करते हैं। नाउ लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है या द्विकुंडलित होता है। डीएनए जब द्विकुंडलित होता है तो हम उसकी कल्पना या उसकी तुलना जो है हम एक स्पाइरल स्टेयरकेस के साथ में कर सकते हैं। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरीके से दिखता है। तो बेसिक शेप जो है उसका स्टेयरकेस जैसा है, उसमें भी बीच में एक एक्सिस है, एंड देन वी हैव द टू स्ट्रैंड जो कि आपस में इंटरवोवन होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। वो इंटरवोवन या कॉइल्ड कैसे होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि डीएनए की जो दोनों चेन्स हैं दे आर एंटी पैरेलल, अर्थात उनकी दिशा जो होती है वो होती है विपरीत, कि एक पूरब में जा रहा है तो दूसरा पश्चिम में जाएगा, लेकिन होंगे दोनों समानांतर। प्लस उसके साथ में अगर हम बात करें तो हर डीएनए जो है उसके डायमीटर प्लस उसके साथ में होने वाले या प्रत्येक में होने वाले जो नाइट्रोजनी क्षार हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। अगर हम कहें तो डीएनए का जो डायमीटर है या डीएनए हेलिक्स का जो डायमीटर है, जिसको कि अगर मैं कहूं यहां दिखाएं तो बेसिकली द डायमीटर बिटवीन दिस एंड दिस, ये करीब 20 नैनोमीटर के आसपास, सॉरी 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है। ये कि डीएनए के साथ में फिक्स रहता है कि 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर का होता है। हर एक बेस पेयर में 10, हर एक कुंडलन में 10 बेस पेयर आ सकते हैं, कि 10 बेस पेयर उसके साथ में होते हैं। और हर बेस पेयर या जो होता है वो एक दूसरे से 3.4 नैनोमीटर दूरी पे जो है वो उपस्थित होता है। और जो उसका पूरा जो डायमीटर या उसकी पूरी जो लेंथ होती है, वो पूरी लेंथ जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लस हर जो हमारा नाइट्रोजनी क्षार है जो कि डीएनए के साथ में लगा रहता है, जो कि पहले कार्बन पे लगा रहता है, जैसा कि हमने कहा, उस पहले कार्बन पे जब वो लगा रहता है तो वो 36 डिग्री के एंगल पे रोटेट होता है। 36 डिग्री के एंगल पे रोटेट होता है वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि जब दो डीएनए को साथ में लगना है या दोनों को दो बेस पेयर को साथ में लगना है तो वो हल्का सा रोटेशन करते हैं ताकि वो आपस में अकोमोडेट हो जाए। प्लस उसके साथ में हर बेस पेयर एक 6 डिग्री का टिल्ट दिखाता है कि सपोज दिस इज अ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट विद द अटैच विद द कार्बन, तो ये 6 डिग्री का टिल्ट दिखाएगा। और इसके ऊपर अगर बेस पेयर लगा हुआ है तो वो करीब इस तरीके से हमारा टिल्टिंग होता है उसका 36 डिग्री के आसपास पे। और 36 डिग्री के आसपास पे जो टिल्ट है वो उस डीएनए के कुंडलन में उसको अकोमोडेट करने के लिए मदद करता है। बिकॉज की अगर हम बात करें कि हमने कहा कि वो इस तरीके से होते हैं तो उसके अंदर ऊपर की तरफ स्थान कम है, नीचे की तरफ, बीच की तरफ स्थान ज्यादा है, तो उनको आपस में अकोमोडेट करने के लिए टिल्टिंग और रोटेशन वाली स्थिति जो है वो उसके साथ में होती है। और इसीलिए जो है वो विड्थ उनकी जो है वो कंसिस्टेंट हो जाती है, करीब 10.8 नैनोमीटर के आसपास हो जाती है, जो कि प्यूरिन और pyrimidine के साथ में रहती है। नाउ हाउ दिस हैज हैपेंड, कि अगर हम कहें कि वी हैव गॉट दिस स्ट्रक्चर, कि जो कि हमारे पास सिंगल डीएनए बेस पेयर है या सिंगल स्ट्रैंड है, अगर हम इन दोनों को सीधा लगाते हैं तो वी विल हैव अ गैप, और वो गैप जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जहां पे कि हमने होल लिखा है, जो कि वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शंस के लिए। और नॉर्मली जो डीएनए के लिए केमिकल रिएक्शंस होती है वो एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की होती है और वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि इसमें टिल्टिंग और रोटेशन हो जाए, टिल्टिंग और रोटेशन वाला जो हमारे पास में जो है दैट इज द थर्ड वन, जिसमें कि डीएनए टिल्ट भी हो गया उसका और रोटेशन भी हो गया, तो दैट फिल्स द गैप बिटवीन द टू नाइट्रोजिनस बेसेस, या दो जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच का गैप उसने फिल कर दिया। और जब वो फिल हो जाता है गैप, तो वो जब गैप फिल हो जाता है तो उसके बाद में वहां पे किसी भी तरीके के एंजाइम को काम करने की जगह नहीं मिलती, और इस कारण से डीएनए की स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती, बढ़ जाती है। सेम चीज वही है। उसके बाद अगर हम कहते हैं तो सेम चीज यहाँ पे है कि हमने दो बेस पेयर हमने दिखा रखे हैं, दो डायग्राम हमने दिखा रखे हैं, और वो दोनों डायग्राम जो हैं उसके अंदर एक में हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखा रखा है
जिसमें कि हम बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि देयर इज अ टिल्ट ऑफ 6 डिग्री, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज अ टिल्ट ऑफ 6 डिग्री विद द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड, जो कि हमारा पहला कार्बन के साथ में जो बॉन्ड बन रहा है वहां पे हमारे पास 6 डिग्री का टिल्ट है, प्लस वी कैन फाइंड द रोटेशन ऑफ 36 और 35 डिग्री का जो हमारे पास रोटेशन है, और करीब इसी तरीके से ये पाए जाते हैं। और अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रैंड जो हमने बना रखा है कि डबल स्टैंडर्ड है हमारे पास, और हर एक में 10 पेयर होते हैं। जो मैंने कहा था कि एक स्ट्रैंड के अंदर एक जो मेजर ग्रूव होता है उसकी लंबाई जो होती है करीब 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और प्रत्येक जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है, प्रत्येक बेस पेयर जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे होगा, अर्थात ये दूरी जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी। और इस पूरे में करीब 10 बेस पेयर हमारे लगे रहते हैं, इस पूरे में हमारे 10 बेस पेयर लगे रहते हैं। और जो हमने कहा था कि इनके मध्य की दूरी जो है, दो स्ट्रैंड के मध्य की दूरी जो है वो करीब 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, कि इनकी दूरी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास। डीएनए के मध्य से जो उनका जो कुंडलन है उसके मध्य से लेके, एक के मध्य से लेके दूसरे के मध्य के बीच की बात करता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव, और यह बड़ा आकार माना जाता है, या जिसको हम कहें कि मेजर ग्रूव है। और जहां पे छोटा कुंडलन है उसको हम माइनर ग्रूव के नाम से जानते हैं। दिस इज अगेन बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ दिस डीएनए, कि जिसमें किस तरीके से अरेंज होता है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्ड मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से होता है। अब एक चीज जो यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, दैट इज द बेस पेयरिंग रूल्स, कि बेस पेयर जो है वो आपस में कैसे रूल करते हैं। तो वी ऑलवेज से कि एडिनिन जो है वो थाइमीन के साथ में बंध बनाता है, और प्यूरिन जो एडिनिन चूंकि प्यूरिन है और थाइमीन हमारा पैरामिडीन है वो उसके साथ में बंध बनाता है, और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बंध बनाते हैं। बट वाई एडिनिन इज नॉट विद द साइटोसिन, कि साइटोसिन के साथ में क्यों नहीं बनाता, जबकि साइटोसिन भी पिरामिडीन ही है, जबकि साइटोसिन भी पिरामिडीन है। जैसा कि हमारे पास थाइमीन पिरामिडीन है वैसा का वैसा साइटोसिन भी पिरामिडीन है, और सिमिलर केस जो है वो ग्वानिन का थाइमीन के साथ में क्यों नहीं बनता। तो ग्वानिन और थाइमीन के साथ में क्यों नहीं बनता, अगर हम यहाँ बात करें तो यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर इन दिस, कि स्ट्रक्चर के साथ में बात कर सकते हैं। कि यहाँ अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एडिनोसिन है, उस एडिनोसिन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बंध बनाने का जगह है, कि जिसके कारण से 2 बंध बन सकते हैं। एंड सिमिलर केस विद द थाइमीन, की थाइमीन के साथ में भी हम सिर्फ 2 ही बंध बना सकते हैं, जहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में वो बंध बना सकते हैं, बाकी और के साथ में बंध नहीं बना सकते, बाकी और के साथ में वो लोग बंध नहीं बना सकते। सिमिलर अगर हम कहें तो ग्वानोसिन और साइटोसिन के साथ होगा, कि ग्वानोसिन और साइटोसिन की अगर हम बात करें तो ग्वानोसिन और साइटोसिन आपस में बंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन दोनों में ही इतना स्पेस है, या उन दोनों का ही ओरिएंटेशन या उन दोनों की ही आणविक संरचना ऐसी है कि वो आपस में 3 बंध बना सकते हैं। और जब वो 3 बंध बना सकते हैं, वो 3 बंध जब बना सकते हैं तो वो तीनों बंध जो है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस चीज की मैं बात कर चुका हूं कि सेकंड और 2 बॉन्ड्स और 3 बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं। एक तीसरी चीज और उसके साथ में जुड़ती है, दैट इज जीसी कंटेंट। जीसी कंटेंट को समझने के पहले हमको चारगफ का नियम, जो कि इक्विवेलेंस रूल कहलाता है, उसको समझना जरूरी है। तो अगर हम कहें तो किसी भी डीएनए में पाए जाने वाले टोटल प्यूरिन की संख्या उसके अंदर पाए जाने वाले टोटल पिरामिडीन की संख्या के बराबर होगी। अर्थात एडिनिन और ग्वानिन को अगर हम साथ जोड़ लें तो उनकी मात्रा जो है वो थाइमीन और साइटोसिन के बराबर हो। यह अगर हम कहें कि जितना हमारे पास एडिनिन है उतना ही हमारे पास थाइमीन होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात पूरक होते हैं, कि जहां एडिनिन जुड़ा होगा वहां पे क्या जुड़ा होगा, थाइमीन जुड़ा होगा, और जहां थाइमीन जुड़ा होगा वहां पे साइटोसिन जहां ग्वानिन जुड़ा होगा वहां पे साइटोसिन जुड़ा होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि एडिनिन और थाइमीन की सम्मिलित मात्रा और ग्वानिन और साइटोसिन की सम्मिलित मात्रा क्या बराबर होती, तो वो बराबर नहीं होती। ये निर्भर करता है डीएनए के प्रकार पे कि उस डीएनए कैसा है, तो उसके आधार पे हम उसके अंदर उसकी मात्रा को देखते हैं। हम अगर ये कहते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि एडिनिन और थाइमीन की मात्रा जो है वो बराबर नहीं होती, बट एडिनिन प्लस थाइमीन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशो है, वो रेशो जो है वो किसी भी एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होता है, कि प्रत्येक प्रकार की स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होता है, और ये स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो वेरी करता है। कि सामान्यतः अगर हम कहते हैं तो जो ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा जो होती है वो 50% होनी चाहिए थ्योरेटिकली,
ये 50% होनी चाहिए थ्योरेटिकली, बट ये वास्तव में 50% नहीं होती, इससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। और वो ज्यादा जो होती है उसके कारण से फर्क पड़ता है। वो उनमें ज्यादा और कम होने का फर्क जो आता है वो जिन जंतुओं में म्यूटेशन होने की संभावना ज्यादा होती है उनमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा जो है वो अपेक्षाकृत कम होती है, और जिनमें इस तरीके की चीज नहीं होती तो उसके अंदर जो है वो अपेक्षाकृत मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। यहाँ हमने तो एग्जांपल लिया स्लाइम मोल्ड का और माइकोबैक्टीरियम का। तो स्लाइम मोल्ड में जो है अपेक्षाकृत म्यूटेशन होने की संभावना ज्यादा होती है और माइकोबैक्टीरियम में उससे थोड़ी कम होती है, तो इसके अंदर जो है इस कारण से इसका फर्क आता है। और जीसी रिच होने के कारण जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है हर एक जीनोम में, लेकिन जीसी रिच होने के कारण डीएनए में एक खास बात आ जाती है कि डीएनए में जितने ज्यादा जीसी रिच रीजन होंगे या जितना ज्यादा ग्वानिन और साइटोसिन होगा वो डीएनए उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। वाई इट विल बी स्टेबल? क्योंकि यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य जो बनने वाले बंध हैं उनकी संख्या है 3, और एडेनिन और थायमिन के बीच बनने वाले बंध जो हैं उनकी संख्या है 2। तो ऑब्वियसली 3 बंध होने से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और जिसके अंदर की संख्या कम है हाइड्रोजन बंध की उनकी स्टेबिलिटी जो है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो जिसके अंदर जीसी रिच रीजन ज्यादा है उनका स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगा, और इसी कारण से जिन डीएनए में हमारे पास जीसी कंटेंट ज्यादा पाया जाता है या ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, वो ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्वानोसिन रिच डीएनए। और जिनमें हमारे पास एडेनिन या थायमिन ज्यादा पाया जाता है उसको हम कहते हैं एडेनिन थायमिन रिच डीएनए। एक और फर्क होता है कि जीसी रिच जो है वो जीसी जो है वो थोड़ा सा डेंस होता है, अर्थात उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है, और हायर नंबर ऑफ द बेस पेयर, जैसा मैंने कहा कि जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल डीएनए बनाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो डीएनए जो है वो विभिन्न प्रकार के रूपों में पाया जाता है। उसमें से 3 विभिन्न प्रकार के रूप जो हैं वो हमेशा हम लोग अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए कंसीडर करते हैं, दैट इज ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए और बी डीएनए की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर द डीएनए विद द राइट हैंडेड हेलिक्स, कि इनके डीएनए का जो कुंडलन है वो राइट हैंड या डेक्स्ट्रस होता है, वो राइट हैंड की दिशा में होता है, और जेड डीएनए जो होता है दैट इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए, उसमें जो कुंडलन होता है वो विपरीत दिशा में होता है। और इस चीज को आप महसूस भी कर सकते हैं, अगर आप ये डायग्राम्स देख रहे हैं तो इसके अंदर हमको पता चलता है कि दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में या तो राइट हैंडेड कॉइल्ड है ए और बी में, और जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। इन दोनों की अगर हम अंतर की बात करें, तीनों के बीच में अंतर की बात करें, तो बी और ए जो है जैसा हमने कहा कि राइट हैंडेड होते हैं, जेड फॉर्म जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। हर एक के अंदर हेलिकल का जो डायमीटर है, जैसा कि हमने शुरू से कहा कि सामान्यतः हम बी फॉर्म पढ़ते हैं। बी फॉर्म इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज कि इट इज द मोस्ट प्रिविलेंट काइंड ऑफ डीएनए, कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डीएनए है। इसका हेलिकल डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ए का जो होता है वो अपेक्षाकृत चौड़ा होता है जिसके अंदर 26 एंगस्ट्रॉम होता है, और जेड जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी या कंडेंस होता है जिसका कि 18 एंगस्ट्रॉम होता है। हेलिकल पिच, जिसको कि हमने कहा मेजर ग्रूव वाला हिस्सा है, उसके अंदर 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है। बी डीएनए में करीब 28.6 के आसपास होती है, और जेड फॉर्म जो है वो सबसे बड़ा होता है करीब 44 बेस पेयर। और इसका फर्क हमको उसमें पाए जाने वाले बेस पेयर की संख्या पे भी दिखता है। जहां 34 है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 10 डीएनए बेस पेयर पाए जाते हैं प्रत्येक टर्न में, हर एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे होगा। दूसरी तरफ अगर हम एडीएनए की बात करें तो एडीएनए में हमारे पास 11 करीब पाए जाते हैं बेस पेयर्स, और जेड की बात करें तो 12 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने हर बेस पेयर के बीच की दूरी को जो वर्टिकल राइज पर बेस पेयर कहा, जो कि है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ए के अंदर 2.56, अर्थात दोनों बेस पेयर के मध्य की जो दूरी है वो 2.56 है, और तीसरा वाला जो है उसमें वो 19 एंगस्ट्रॉम के आसपास की 1.9 एंगस्ट्रॉम के आसपास की दूरी होती है। रोटेशंस, जो कि हमने कहा कि जो रोटेट होता है अपने स्थान पे, उसमें 36 डिग्री का रोटेशन है। ए फॉर्म में करीब 33 डिग्री का, और जेड फॉर्म में -30 डिग्री का रोटेशन होता है। हेलिकल डायमीटर की अगर हम बात करें तो हम सॉरी, ये गलती से प्रिंट हो गया मुझसे। बेस टिल्ट की बात करते हैं तो बेस टिल्ट जो है वो नॉर्मल है, इसका 6 डिग्री होता है, कि पहले कार्बन के साथ में जो बेस जुड़ा रहता है वो करीब 6 डिग्री झुका हुआ होता है। ए फॉर्म में 20 डिग्री और जेड फॉर्म में 60 डिग्री के आसपास जुड़ा रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आखिरी जो हम बात करना चाह रहे हैं दैट इज कि
why DNA has become the DNA has become the genetic material for each and every kind of ऑर्गेनिज्म। केवल वायरसेस को अगर हम छोड़ दें, और उसमें भी वायरसेस की एक क्लास होती है जिसको कि हम रेट्रोवायरस कहते हैं, और रेट्रोवायरस इसीलिए कहते हैं कि उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। बाकी उसके अलावा सारे जितने जंतु हैं, चाहे वो पादप है, प्रोकैरियोट है, चाहे वो एनिमल है, किसी के अंदर भी अगर हम बात करें तो उनका प्रमुख रूप से जो डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। तो वाई डीएनए? तो डीएनए जो है उसके मेरी नजर में मूलतः 3 कारण है। बेसिकली डीएनए जो है वो केमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी बात हम कर चुके हैं, क्योंकि जो उसका दूसरा कार्बन है, उस दूसरे कार्बन में शर्करा का जो दूसरा कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर एच समूह स्थापित होता है, जबकि राइबो शुगर में हमारे पास ओएच होता है। और हमने कहा था कि ओएच होने के कारण वो क्या हो जाता है, ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो पहली चीज तो उसके साथ में ये आती है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होने के कारण, वहां सिर्फ हाइड्रोजन होने के कारण दैट बिकम्स अ मोर स्टेबल। दूसरा, डीएनए जब द्विकुंडलित होता है तो उसके कारण जो है वो अपनी सेल्फ रिपेयर, वो अपनी रिपेयर खुद कर सकता है और रिप्लिकेशन प्रोसेस को आसानी से कर सकता है। वह रिप्लिकेशन प्रोसेस को आसानी से कर सकता है बिकॉज कि डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है या जब उसका सिंथेसिस होता है तो उसका दूसरा बैंड जो है या उसका दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नए बनने वाले स्ट्रैंड के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। और जब वो गाइड की तरह काम करता है तो जो पहला वाला स्ट्रैंड है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट। इस टेम्पलेट की बात हम कल करेंगे, जबकि जब हम डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट, और टेम्पलेट के रूप में काम करता है। और जब आपके पास एक गाइड हो तो गाइड होने के साथ में हम उस चीज को रिप्लिकेट आसानी से कर सकते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कि वो उसके साथ में काम कर सकता है। तीसरा अगर हम कहें तो डीएनए में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से मतलब हमारा क्या हुआ? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से हमारा मतलब होता है कि कोई भी सूचना जो हमारे पास है वो कितनी सिक्योर है, अर्थात उसमें म्यूटेशन होने के चांस। अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूं तो बायोलॉजी में म्यूटेशन होने की संभावना कितनी है? आज की तारीख में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आवर फोन्स एंड वी पुट द एंटीवायरस और सारी चीजें करते हैं, बट डीएनए के लिए ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन्ड करता है, और उसके अंदर जो सूचना है वो सूचना जो है वो सिक्योर है, उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस कम रहते हैं बिकॉज इट इज इन डबल हेलिक्स। और डबल हेलिक्स में भी उसका स्ट्रक्चर कितना टाइट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ टिल्ट एंड रोटेशन। जबकि अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जो है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इट इज एन ओपन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर की ओपन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर की इसके ऊपर कोई भी आके एंजाइम आके किसी भी रूप से क्रिया कर सकता है, और जब वो क्रिया कर सकता है तो इसके कारण से क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन डीएनए की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ी हुई रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसके अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसी कारण से जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उस चीज को प्रिजर्व करता है, और हम कहते हैं कि ये इस चीज के साथ में काम कर सकता है। यही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एंड इफ समबडी हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी प्लेस, वो मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं इस बारे में कि किसी भी तरीके का प्रश्न हो। हेलो।